स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मूव्स मेथड पढ़ेंगे जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। मूव्स मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू सॉल्व इस तरह की जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के काम आता है। ठीक है जी। हमें पता है जो डीपी होता है उसको हम लिख सकते हैं करली पी अपॉन करली एक्स डी एक्स, करली पी अपॉन करली वाई डी वाई। तो यानी कि इसको मैंने करली पी और करली एक्स क्या होता है मेरा स्मॉल आर, एंड करली पी ओवर वाई मेरा होता है स्मॉल एस। तो मैंने डीपी को इस फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह डी क्यू को भी मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके हम यहां से आर और स्मॉल टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मुझे ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहां से जो स्मॉल आर और टी की वैल्यूज आई है उसको यहां पुट कर देना है। पुट करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे वो सारे इक्वेशन को इज इक्वल टू जीरो कर लेंगे। तो आपके पास इस तरह के दो फैक्टर्स, दो अलग अलग टर्में आ जाएंगी। ठीक है जी। तो ये जो यहाँ पे एक फैक्टर, पहला फैक्टर बना है और ये दूसरा फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर्स को इज इक्वल टू जीरो कर दे रहे हैं। और ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 और 5 आई है, दिस इज कॉल्ड मूव्स सब्सिडियरी इक्वेशंस। इन इक्वेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस आप याद कर लीजिए। ये 4 और 5 नंबर मेरी मूव सब्सिट्यूटरी इक्वेशन है। यहाँ पे जो 5 नंबर इक्वेशन है मेरी सेकंड वाली, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें पता दो तरह के फैक्टर्स बनेंगे। मान लीजिए दो इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। तो अगर आपका m1 और m2 दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो जो मेरी 6 नंबर इक्वेशन है और वो 4 नंबर इक्वेशन है, हम उन दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में। और सॉल्व करते समय ये भी यूज कर सकते हैं डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये भी मेरे पास रिलेशनशिप है। तो वहां से u1 की वैल्यू a, v1 की वैल्यू v आ जाएगी। मतलब कि आपने फंक्शंस निकाल लेने हैं सॉल्व करके। ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं u1 इज इक्वल टू f1 v1। एक हमारा एक रिजल्ट आ गया मेरा। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू मेरी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो सेकंड आंसर आ जाएगा। तो दोनों आंसर्स को कंबाइन करके आपने वहां से p और q की वैल्यू निकाल लेनी है। p और q की वैल्यू जो है आपने इसमें पुट करनी है, वहां से आपका z निकलेगा। मतलब कि दो आपके पास मूव्स की सब्स्टिट्यूटरी इक्वेशंस हैं। सेकंड वाली के अगर फैक्टर बनते हैं उसको 4 नंबर के साथ सॉल्व करके आपने किसी तरीके से p और q की वैल्यू निकाल लेनी है स्टूडेंट्स, और उसको डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट कर देना है। वहां से मेरा जेड निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपके रूट्स इक्वल हैं तो इन दिस केस वी गेट ओनली वन इंटरमीडिएट इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब सोल्यूशन है। तो वो इस तरह की अगर शेप में आता है आपके पास सोल्यूशन, तो वहां से हम लैग्रांजे मेथड लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे करने हैं। लेट अस सी। सबसे पहला एग्जांपल है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग मूव्स मेथड। तो जब भी आपको बेटा मूव्स मेथड लगाना है आपने अपनी इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लेना है। यानी कि जो स्मॉल आर के साथ लिखा है वो कैपिटल एस है, जो स्मॉल एस के साथ लिखा है वो कैपिटल एस है, और जो इज इक्वल टू है वो आपका है वी। ठीक है, v तो कैपिटल v तो जीरो ही हो गया आपका, और यहाँ पे स्मॉल t का कोफिशिएंट भी नहीं है तो कैपिटल t भी आपका जीरो हो गया। यानी कि कैपिटल t और कैपिटल v आपके जीरो हैं। अब मैंने आपको बोला कि मूव्स इक्वेशंस लगानी, ये देखो यहाँ पे लिखी हुई हैं, दीज आर मूव्स इक्वेशन। यहाँ पे r t v की वैल्यू पुट करो। r मेरा क्यों है, ठीक है, t मेरा यहाँ पे जीरो है, v भी जीरो है, तो ये दोनों चीजें जीरो जीरो होगी। इतनी इक्वेशन आ गई पहली मेरी। फिर दूसरी वाली में वैल्यूज पुट करो आर एस टी की। तो मैंने मूव्स इक्वेशन नीचे लिखी हुई, याद कर सकते हो। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, जो आपकी इस इक्वेशन में से सारे में इस इक्वेशन में से डी वाई कॉमन लेके खत्म कर दो। ठीक है जी। तो देखा आपको कैसे करना है, पहले आपको वैल्यूज कंपेयर करके लिख लेनी है। वहां से आपके पास सॉल्व करके दो इक्वेशंस आ गई हैं। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, ये स्क्वायर वाली, उसमें से डी वाई उसका जीरो आ रहा है बेसिकली। उसने डी वाई कॉमन लेके खत्म ही कर दिया। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आपके फ्रॉम 4 ये जो इक्वेशन मेरी जीरो है, और मैंने आपको बताया था हम एक रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। ये आपके पास एक रिलेशन होता है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई।
इसको आपने याद रखना है, क्वेश्चन करते साम आएगा। अब इसकी वैल्यू आपकी 0 के इक्वल है, तो इज इक्वल टू 0 कर दिया, डी जेड 0 आ गया, यानी कि जेड कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब आपकी जो 3 नंबर इक्वेशन ए वाली है, यहां से उसने डीपी 0 ले लिया, पी कांस्टेंट आ गया, तो पी भी कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट, सो आई कैन राइट पी इज इक्वल टू एफ जेड। जैसे पीछे बताया ना मैंने कि मान लो आपके पास u1 और v1 दो आंसर निकल जाते हैं, तो आप अपना आंसर लिखोगे u1 इज इक्वल टू एफ ऑफ v1, दिस इज अवर वन इंटीग्रल, इंटरमीडिएट इंटीग्रल बोलते हैं। मतलब जो आपके दो आंसर्स निकले उनको एक दूसरे की फॉर्म में लिख देना है फंक्शन बना के। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे पी डी एक्स, जो आप पढ़ते थे वहां पे, सॉरी, लेग्रांजे फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको। P कैपिटल P, ठीक है, 0 है, कैपिटल Q इज इक्वल टू एफ जेड। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख के यहां से लेग्रांजे फॉर्म आ गई, क्योंकि यहां पे जो है आपके एक रूट ही निकला आपका। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो dy को अगर लास्ट मेंबर सेकंड मेंबर को 0 पुट करें, y मेरा a आ गया, पहले और लास्ट मेंबर को बराबर करें तो इसकी इंटीग्रेशन को उसने एफ जेड बोल दिया, ये मेरे पास आ गया x माइनस एफ जेड भी। एक आपके पास ये सोल्यूशन है, दोनों को आपने इकट्ठा करके लिख देना है, यानी कि x माइनस एफ जेड इज इक्वल टू जी वाई। ठीक है, अब इसने क्या किया, यहां से एफ जेड की वैल्यू निकाल ली, या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो आंसर को। ठीक है, या लिख लो जेड इज इक्वल टू, इस एफ को उठा के इधर फंक्शन लगा दिया उसने। ठीक है, तो क्वेश्चन करने का ये तरीका है, मूंग्स इक्वेशन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो दिस इज योर गिवन इक्वेशन, वी हैव टू कंपेयर विद दिस इक्वेशन, कैपिटल आर एस टी वी की सबकी वैल्यूज आ गई, इन वैल्यूज को आपने मूंग्स इक्वेशन में पुट कर देना है। ये मेरी मूंग्स इक्वेशन है, तो सब वैल्यूज पुट करने के बाद मेरी ये इक्वेशंस आ गई हैं। अब जो सेकंड इक्वेशन है इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो इसमें फैक्टर बन गए। ठीक है, एक आप आंसर निकालोगे, जैसे 4 नंबर इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमेशा आपने सेकंड्स के साथ सॉल्व कर दिया करना पकड़ के। कैसे सॉल्व किया, यहां से आपने dy की वैल्यू पुट कर दी cos x dx, यहां पे और यहां पे, तो देखो यहां पे cos x आने लग गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हम सारे में से उसने dx निकाल के डिवाइड कर दिया 0 से, सारे को उसने cos x से डिवाइड कर दिया। मतलब कि आपने किसी तरीके से p और q की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर आपके दो रूट्स बनते हैं तो आपको p और q की वैल्यूज निकालनी है। अब इसने क्या किया स्टूडेंट, इस चीज को, इसको और इसको क्लब कर दिया, जो मैं सर्कल कर रहा हूं इसको क्लब करके लिख दिया ऐसे d ऑफ p सीकेंड, क्योंकि एक बारी p का डेरिवेटिव होगा dp सीकेंड x, एक बारी p को छोड़ा सीकेंड का डेरिवेटिव tan x सीकेंड x हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करके ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं 4 नंबर इक्वेशन को, जो मेरे पास 4 नंबर इक्वेशन थी उसको भी मैंने इंटीग्रेट कर देता हूं पकड़ के, इस वाली को। मतलब एक बारी आपने क्या करना है, 4 नंबर को 2 में पुट करके आंसर निकाल लेना है, एक बारी 4 नंबर को भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक आंसर ए में आ गया, एक आंसर बी में आ गया, तो आप हमेशा जैसे पीछे सिखाया मैंने, ये u और v है, u इज इक्वल टू एफ बी लिख देना है। मतलब कि जो आपके ये सोल्यूशंस निकले हैं 6 नंबर 7 नंबर में सॉल्व करके, उनको आपने क्लब करके लिखना बेटा, इकट्ठा करके। मान लो एक u है एक v है, तो आपने लिखना है u इज इक्वल टू एफ बी। जो दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसको सिमिलरली वहां पे इसने साइन चेंज कर दिया, प्लस यहाँ पे g लिख दिया, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया, साइन चेंज कर दिए। जब आपके पास इस तरह की दो इक्वेशन आ जाती हैं p और q में, आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके p और q निकालना है। इन दोनों को ऐड कर दो तो q से q कट जाएगा, p निकल जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, q आ जाएगा। फिर आपको सोल्यूशन निकालने के लिए dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। कैलकुलेशन का थोड़ा सा वे अलग हो सकता है, पहले क्वेश्चन में हमारे वहां पे दोनों के फैक्टर नहीं बने थे, तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और होगी है। जहां पे दोनों के फैक्टर बनेंगे वहां पे हमेशा p और q निकलेगा, दोनों को सॉल्व करके आपने ये इक्वेशन लिखनी है, यहां पे p की वैल्यू लिख दी, यहां पे q की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब आप टर्म्स इकट्ठी कर सकते हो, जो लाइक टर्म्स है आपकी, जो कुछ कटता है कटेगा तो नहीं, जैसे ये टर्म होगी, ठीक है, और ये टर्म होगी, इनको उसने इकट्ठा कर लिया, इसको इकट्ठा कर लिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि ये देखो इसका ये डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया इसका आंसर। उसको उसने फंक्शन चेंज कर दिया,
फाई और साई लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल आसान है मूव्स मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर द इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन, फाइंड आरएसटी, फाइंड मूव्स इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन के फैक्टर बन गए। देखो अगेन, जब भी सेकंड इक्वेशन के फैक्टर बनते हैं उस 4 नंबर को 2 नंबर के साथ सॉल्व कर लो। ठीक है, वैल्यू पुट करके वहां से एक आंसर आ जाएगा आपका। एक आंसर यहां से निकलेगा, एक आपका आंसर 4 नंबर इक्वेशन से निकल गया इंटीग्रेशन करके। तो एक आपका u हो गया, एक आपका v हो गया। u इज इक्वल टू आपने एफ बी। दूसरा आंसर सिमिलरली यहां पे प्लस कर दो या माइनस कर दो, क्योंकि यहां पे चेंज है ना आपका साइन। तो आपके पास उनको सॉल्व करके p और q निकालना, जैसे पिछली एग्जांपल में बताया गया, वैल्यू पुट करके एक तरफ इकट्ठे कर लो। एफ एक बार मतलब एक बार दो, ये एक एफ वाला फंक्शन है, एक फंक्शन ये पड़ा एफ वाला, उसमें साथ dx लगा, उसके साथ dy लगा, तो कॉमन लेके सेटिंग करके बन जाएगा। ठीक है जी, तो बड़ा आसान है। एग्जांपल नंबर 4 देखिए, अगेन कंपेयर विद दिस इक्वेशन। तो मूव्स मेथड को आपको पता लग गया होगा, कैपिटल आर एस टी वी की वैल्यूज यहां पुट करनी है मूव्स इक्वेशन में। बेटा लर्न कीजिए, सभी स्टूडेंट्स मूव्स इक्वेशन को लर्न कीजिए। जब आपकी सेकंड इक्वेशन के जब फैक्टर बन जाते हैं, ठीक है, सेकंड इक्वेशन मतलब जो ये दो हमारे इक्वेशन बनी, इस सेकंड इक्वेशन के जब फैक्टर बन जाते हैं एक जैसे, तो हमेशा जो उसकी पहली इक्वेशन है 4 नंबर की, वहां से dy की वैल्यू 2 नंबर में पुट कर देनी है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में फर्क क्या है, यहाँ पे एक बारी a है एक बारी b है, तो हमें सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो इसने क्या किया, पुट नहीं किया इसमें, इसने क्या किया, इसी को सॉल्व कर लिया, इसकी इंटीग्रेशन कर ली, वो बन गई y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी वन। तो इसने इसमें dy की वैल्यू नहीं पुट की, dy की वैल्यू भी पुट की है और y की वैल्यू भी पुट कर दी, ए एक्स प्लस सी वन। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करो p प्लस बी क्यू, इसकी एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब बाई 3, इसकी एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और जैसे c2 था, वही सेकंड इंटीग्रल आपका ये निकला हुआ, उसको ये पुट कर दिया उसने। ठीक है, फिर और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे जो c1 था वहां पे भी इसने ये पुट कर दिया y माइनस ए एक्स, इसकी वैल्यू निकाल के। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहां तक वो पहुंच गया है, यहां तक। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन में वहां जहां जहां b लिखा वहां वहां a कर दो और सिमिलरली करके बना लो। फिर जो 6 नंबर और 7 नंबर इक्वेशन है उनको सॉल्व करके p और q निकलेंगे। बेटा ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको मेन। ठीक है, मतलब ये वाली इक्वेशन जो पिछली इक्वेशन है उनको आपस में सॉल्व कर लो। सॉल्व करनी आती ना आपको इक्वेशन, दो वेरिएबल में सॉल्व करते हैं, p और q निकाल के यहाँ पे फार्मूला पुट करके आपको एक बारी ये बन जाएगा, एक बारी ये। फिर आपको लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है, जैसे इसमें dx लगा दिया, इसमें dx लगा दिया। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म इकट्ठी करनी पड़ेगी। वो आपकी सेटिंग इस तरह होगी कि हमेशा इसके साथ इसका डेरिवेटिव पड़ा होगा, तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन 5 हो जाएगा, इसका भी 5 हो जाएगा, बाकियों की इसने इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन, कैपिटल आर एस टी, दिस इज मूव इक्वेशन, वैल्यू पुट किया यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर जो 3 है मेरी, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, फैक्टर बनाना कोई आसान काम नहीं, यहाँ पे ध्यान से बनाने पड़ेंगे आपको। इसने टर्में अलग अलग करके सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो फैक्टर बना के दो हिस्से बन गए ये चीज। जिस क्वेश्चन में ये चीज 0 आ जाती है ना, उसको करने का तरीका अलग हो जाता है, क्योंकि ये dz की वैल्यू होती है और z आपका कांस्टेंट हो जाता है। ये आपने ध्यान रखनी है। जिस क्वेश्चन में आपका पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू 0 आ जाए, पहली एग्जांपल में भी ये 0 बना था, वहां पे ध्यान से देखो, तो वहां पे z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c1 आ जाएगा। वहां पे दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करनी आपने। जो आपका ये फैक्टर दूसरा बना उसको पकड़ लिया इसने। ठीक है, देखते हैं, जो दूसरा फैक्टर था उसको पकड़ के वहां से ऐसे इक्वेशन बना ली, इंटीग्रेशन कर ली, तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, जो हमारे दो फैक्टर वाली इक्वेशन थी, एक से z कांस्टेंट आ गया, दूसरे से ये आ गया। तो जब ये दोनों आपस में इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, तो आपने अब कैसे करना है, मतलब कि अब आपकी 3 नंबर इक्वेशन है, इसकी वैल्यू z होगी, पी डी एक्स क्यू डी वाई, तो इसका इंटीग्रेशन करके आंसर आ गया। एक आपके पास ये सोल्यूशन है,
एक आपके पास ये सोल्यूशन। हमेशा इकट्ठा कैसे करना है, दिस इज इक्वल टू एफ टाइम्स कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू ये पुट कर देनी है, पकड़ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे बन जाएगा पी माइन। फिर जब भी आपका डी जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि जेड इज इक्वल टू 0 आता है, तो उस क्वेश्चन में आपको लग्रांजे मेथड लगाना है, जैसे हमने पहली एग्जांपल में किया है, ठीक है, स्मॉल पी प्लस पी वो वाली क्वेश्चंस, ठीक है। वहां से एक इसका ये 0 आ गया, इसको कांस्टेंट मान लिया, एक बार उसने पहले और चौथे को बराबर किया, यहां से ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट की जगह इसने एक बार लिख लिया ये वाली चीज जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक बार यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह आपने आंसर बनाने हैं, जहां पे आपका जेड कांस्टेंट आता है, वहां पे आप मतलब कि आंसर बनाने का तरीका क्या है, अगर दो आपके आंसर निकल रहे हैं ना, तो एक को लिख दो u इज इक्वल टू एफ ऑफ बी सेकेंड का, ठीक है, यही चीज की है ये देखो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव।